This topic is centuries. सेंचुरीज क्या होती हैं? हमने पढ़ा था इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में हमने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े थे, हमने वाइल्ड लाइफ पढ़ी थी। अब हम सेंचुरीज देखेंगे, सेंचुरीज क्या होती है, और उसमें हमने नेशनल पार्क्स भी पढ़े थे। इन इंडिया सेंचुरीज आर क्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में जो सेंचुरीज होती हैं वो कौन क्रिएट करता है? स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करती है इंडिया के अंदर सेंचुरीज। बाय नोटिफिकेशन होता है, डिक्लेयर करती है कि एनी एरिया अदर देन देयर एरिया कंप्राइज विद इन एनी रिजर्व फॉरेस्ट, ये कोई भी एरिया हो, इस एरिया के अलावा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो टेरिटोरियल वाटर में हो उसे सेंचुरी बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर जो सेंचुरीज होती हैं वो क्रिएट करती है स्टेट गवर्नमेंट, नोटिफिकेशन लाती है, डिक्लेयर करती है किसी भी एरिया को अदर देन एरिया रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा या टेरिटोरियल वाटर आ रहा हो उस वाटर के अलावा उस एरिया को वो सेंचुरी डिक्लेयर करते हैं। तो सेंचुरीज इन इंडिया, सेंचुरीज आर क्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंचुरीज हैं वो कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, डिक्लेयर एनी एरिया, किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकती है, पर अदर देन जो एरिया रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आ रहा हो या टेरिटोरियल वाटर आ रहा हो उस एरिया को छोड़ के उसके अलावा जो भी एरिया है उसको डिक्लेयर कर सकती है वो सेंचुरी। This area has an adequate ecological, faunal, floral, geomorphology, natural and zoological significance। ये जो एरिया होता है ये सफिशिएंट, इसमें इकोलॉजी होती है, इकोलॉजी मतलब एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट होते हैं। फ्लोरल फोना की बात करेंगे तो हमारे जो फोना होता है वो क्या होता है? एनिमल होता है। और जो हमारा फ्लोरा होता है वो क्या होता है? फूल होते हैं। और हम फिर बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है? सारे लैंड्स फॉर्म के बारे में बात करना, अर्थ की डिफरेंट शेप के बारे में बात करना। जितनी भी, गुड मॉर्निंग बेटा, ये हम बात करेंगे लैंड फॉर्म्स की। हाँ लिख रही हूँ, जितनी भी लैंड फॉर्म्स हैं, फिजिकल लैंड फॉर्म्स जो हैं, एरिया जो है, इरोजन एक्टिविटी कैसी हो रही है, और क्या क्या डेपोजिशन है, क्या क्या मॉडिफिकेशन लाना है, ये सारा हमारा किसके अंदर आता है? जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। नेचुरल क्या है एंड जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस, और जूलॉजिकली इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। The main objective important है objective of sanctuary. The main objective of declaring an area as sanctuary is to protect the forest and wildlife. जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका सेंचुरी डिक्लेयर करने का कि हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। जितने भी जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ है, उन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है। द टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में 2012 के हिसाब से was 514, out of which 39 were tiger reserve and 21 bird sanctuary। तो 514 से 514 में 39 जो हमारे टाइगर रिजर्व है, 21 हमारी बर्ड सेंचुरी है। बट हमें जो करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट है, जो अभी रिसेंट में इम्पोर्टेंट है, वो वाली करेंगे नेशनल पार्क, और जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो करेंगे, 30-40 है वो वाले हम करेंगे। आई रिपीट, इंडिया में सेंचुरीज जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, नोटिफाई करती है एरिया, एरिया अदर देन जो एरिया रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आ रहा हो, टेरिटोरियल वाटर के अंदर आ रहा हो, उसके अंदर एडिक्वेट वो सारे वो हैं सेंचुरीज हैं। 514, जो 514 के रिमेनिंग बचे ना, 514 में से 39 टाइगर रिजर्व निकाल दो, 21 बर्ड सेंचुरी निकाल दो, बाकी जो बनी वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। द मेन ऑब्जेक्टिव जो है डिक्लेयरिंग एन एरिया एज अ सेंचुरी, डिक्लेयर करने के लिए क्या क्यों ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया जो है 514 थी, 39 टाइगर रिजर्व है एंड 21 हमारी क्या है? बर्ड सेंचुरीज है। अब हम बात करेंगे, ये हमारा जो टॉपिक था वो इंस्टीट्यू कंजर्वेशन का पार्ट था। इंस्टीट्यू में हमने बायोस्फीयर रिजर्व करा था, नेशनल पार्क करे थे, और अब हमारा ये था सेंचुरीज। अब हमारा है एक्स सीटू क्या होता है? इन केस द नेचुरल हैबिटेट इज डिग्रेडेड,
अगर नेचुरल हैबिटेट खराब हो गया है, डिग्रेड हो गया है, एंड द नंबर ऑफ स्पीशीज आर इन द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड, और जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं अगर वो खतरे में है, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, एंड इन सीटू कंजर्वेशन इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। एक्स सीटू का मतलब है एक्सटर्नल कंजर्वेशन कह लो आप एक तरह से। तो वो कंजर्वेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब है कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरीज के अलावा। तो नेचुरल हैबिटेट जो है वो अगर डिग्रेड हो रहा है, नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो खतरे में, एंडेंजर्ड है, तो इन सीटू कंजर्वेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो हम एक्स सीटू कंजर्वेशन करते हैं। व्हेन द कंजर्वेशन नीड टू बी डन अवे फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे भी नेचुरल हैबिटेट है उस जगह के अलावा अगर हम कंजर्वेशन कर रहे हैं अंडर टोटल ह्यूमन सुपरविजन इन प्लेसेस, और जहाँ पे ह्यूमन सुपरविजन में रहता है, ह्यूमंस उसकी देख रेख में रहते हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गए जिन्हें आप जूस बोलते हो, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, सीड बैंक्स हो गई, ये सब हमारे किस में आता है, ये हमारा एक्सी टू कंजर्वेशन में आता है, जहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है, जहाँ पे ह्यूमंस होते हैं। तो कंजर्वेशन नीड टू बी डन अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट्स के जगह से हटके होता है, अलग होता है, ह्यूमन सुपरविजन में होता है, जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गए, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, सीड बैंक्स हो गई। सच एफर्ट्स आर नोन एज एक्स सी टू कंजर्वेशन, ऐसे एफर्ट को, ऐसे कंजर्वेशन को हम एक्स सी टू कंजर्वेशन कहते हैं। मैनी रिहैबिलेशन सेंटर, रिहैबिलेशन का मतलब रिहैबिलेट का होता है किसी को भी रीलोकेट करना। रीलोकेट मतलब अगर किसी का घर ये है, किसी एनिमल का घर, तो उसे कहीं और पे जाके, मतलब यहाँ पे वो एक है पॉपुलेशन में और उसे कहीं पे जाके इंक्रीज करना है, तो उसको कहने का मतलब होता है रिहैबिलेशन करना है। तो मैनी रिहैबिलेशन सेंटर हैव बीन डेवलप्ड, बहुत सारे रिहैबिलेशन सेंटर डेवलप करे गए हैं अंडर द गवर्नमेंट के अंडर स्पॉन्सर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ऑफ 1983। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंदर उसको स्पॉन्सर्ड किया गया और बहुत सारे रिहैबिलेशन सेंटर्स हैं जो डेवलप किए गए हैं। इन रिहैबिलेशन सेंटर का काम क्या होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सच रिहैबिलेशन सेंटर, इन रिहैबिलेशन सेंटर का काम क्या है। The main function of such rehabilitation centers are, in rehabilitation center का main function क्या है, identification of the species to be conserved, कि कौन सी स्पीशीज को हमें कंजर्व करना है, किस स्पीशीज को हमें बचाना है, उसको हमें पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। मीन्स हमें उसे पहचान के, आइडेंटिफाई करके उस स्पीशीज को बचाना होगा। द स्पीशीज विच आर एट द मैक्सिमम रिस्क, जो स्पीशीज बहुत ज़्यादा रिस्क में है एक्सटिंक्शन के, कि वो ख़त्म होने वाली हैं, आर जनरली चोजन फॉर कंजर्वेशन, और जनरली उनको ही चूज़ किया जाता है कंजर्वेशन करने के लिए। तो उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए उन्हीं स्पीशीज़ को चूज़ किया जाता है जो स्पीशीज़ क्या होती हैं, एक्सटेंशन की कगार में, ख़त्म होने की कगार में हैं। To capture some individual of concerned highly endangered species of animal, और इसलिए उन्हें कैप्चर किया जाता है कुछ इंडिविजुअल्स को जो कि हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जैसे एनिमल्स की, अपने नेचुरल हैबिटेट से उन्हें हटा दिया जाता है एंड कीप देम सेम एज कैप्टिव एट दिस सेंटर, और जैसे वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से उनको भी जो कैप्टिव सेंटर्स होते हैं जहाँ पे उन्हें कैप्चर करके रखा जाता है, उनको भी सेम सिचुएशन में रखा जाता है। तो जो आइडेंटिफिकेशन है, मेन फंक्शन रिहैबिलेशन सेंटर का है, आइडेंटिफाई करना स्पीशीज को जिन्हें हमें बचाना है, स्पीशीज जो कि मैक्सिमम रिस्क में है ख़त्म होने के, आर जनरली चूजन फॉर कंजर्वेशन के लिए उन्हें चूज किया जाता है। टू कैप्चर सम इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स को कैप्चर करते हैं
जो कि हाईली एंडेंजर्ड है, और उनको नेचुरल हैबिटेट की तरह ही उनकी सराउंडिंग्स क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो कैप्टिव सेंटर्स में रह सकें और उनको खतरे से बाहर निकाला जा सके। थर्ड पर्पस है टू स्टडी थॉरोली द फीडिंग एंड ब्रीडिंग अदर हैबिटेट। तो हमें थॉरोली क्या करना है, स्टडी करना है, उन्हें कैसे खिलाना है, कैसे फीड कराना है, कैसे ब्रीड कराना है, ब्रीड का मतलब है रिप्रोडक्शन कैसे कराना है, उनकी पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाना है, एंड अदर हैबिटेट एज वेल एज पैटर्न ऑफ देयर पैथोलॉजी, और उनके जो पैथोलॉजी का पैटर्न है वो कैसे रहती हैं। पैथोलॉजी पैटर्न का मतलब है उनका नेचर कैसा है, उनको उसी तरीके से रखना है। टू प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज फॉर कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ ऑल सच एनिमल्स एज वेल एज फॉर देयर हेल्दी मल्टीप्लिकेशन। और ये सारी फैसिलिटीज जो होती हैं कैप्टिव ब्रीडिंग में प्रोवाइड करी जाती हैं सारे एनिमल्स को, अब जिससे कि वो हेल्दी मल्टीप्लिकेशन कर सके। टू रिलीज यंग वंस ऑफ दीज एनिमल्स, अगर यंग वंस को हमें रिलीज करना है इन एनिमल्स के इनटू द नेचुरल हैबिटेट में, अगर हमें उनके जो बच्चे हैं, जैसे हमने कैप्टिव में रख के उनको रिप्रोड्यूस करा दिया, उनके बेबीज हो गए, अब बेबीज हो गए तो उनके जो बच्चे होंगे, जो यंग वंस होंगे, उन्हें हम नेचुरल हैबिटेट में भेजेंगे आफ्टर दे हैव अटेन द सेफ एज फॉर द पर्पस। जब वो सेफ एज को अटेन कर लेते हैं, जब उनकी सेफ एज जाती है, सपोज 1 साल का हो गया, तो उन बच्चों को अब आर्टिफिशियल हैबिटेट से, जहाँ हमने रिहेबिलिट किया था, जहाँ उन्हें हमें रखा था, वहाँ से हम ट्रांसफर करके उनको नेचुरल हैबिटेट में भेज देते हैं। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, जब आप आर्टिफिशियली उनके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पैथोलॉजी बेटा ब्रैकेट में लिखा है नेचर, नेचर नेचर मैंने ब्रैकेट में इसलिए डालती हूँ जो भी वर्ड का मतलब है उसके साथ में लिखने के लिए। पैथोलॉजी यहाँ पे हमने नेचर लिखा है, कि उन्हें कैसे नेचर में रखना है, कैसी उनको सराउंडिंग्स चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू और एम्ब्रियो ट्रांसफर के थ्रू ये जो टेक्निक होती हैं, उनके गैमेट्स को, उनके एग्स को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, और उनको प्रिजर्व करने के बाद क्या करते हैं, टू मेंटेन, जिससे कि उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, जिसमें कि जो स्पर्म होता है वो फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है इंसेमिनेशन प्रोसेस के अंदर। जब फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म को डालेंगे, उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं होता है, वो फीमेल के अंदर डाला जाता है। तो यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज करते हैं, एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रियो को जो ट्रांसफर करना है, एम्ब्रियो मीन्स यहाँ पे है जो एग है, जो बेबी है, 1-2 महीने का सपोज जैसे हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं, वो एम्ब्रियो बनता है, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स को बचाना, एग्स को बचाना, एम्ब्रियोज टू मेंटेन द जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिससे कि उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहे इन एक्स-सी2 कंजर्वेशन। तो एक्स-सी2 कंजर्वेशन के अंदर उनकी डाइवर्सिटी बनी रहे, इसलिए हम ये मेथड्स यूज करते हैं। क्रिएशन ऑफ जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसलिए इनके अंदर हमने बोटानिकल गार्डन्स वगैरह, जूलॉजिकल पार्क वगैरह, सीड बैंक्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर हमने क्रिएट किए हैं। अब बोटानिकल गार्डन्स एंड बायोलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, दिस इज अंडर ह्यूमन सुपरविजन, ये अंडर ह्यूमन सुपरविजन के अंडर होता है, ह्यूमन इनकी देख रेख रखते हैं। इन विच वाइल्ड एंड डोमेस्टिक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर कलेक्टेड, जहाँ पे जो जंगली जानवर होते हैं, जो जंगली प्लांट होते हैं, वाइल्ड और जो घरेलू प्लांट होते हैं, जो डोमेस्टिक प्लांट्स होते हैं, उनकी स्पीशीज को, प्लांट्स की कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट साइट से, अलग अलग जगहों से, एट प्रेजेंट नियरली
1000 इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड मेंटेन प्लांट कनेक्शन, और 1000 इंस्टीट्यूट हैं जो कि वर्ल्ड वाइड मेंटेन करते हैं प्लांट के कलेक्शन को। तो ये ह्यूमन सुपरविजन के अंदर होते हैं। वाइल्ड और डोमेस्टिक स्पीशीज होती हैं प्लांट्स की, वो अलग अलग साइट से कलेक्ट की जाती हैं, और 1000 इंस्टीट्यूट हैं जो कि प्लांट के कलेक्शन को मेंटेन करते हैं। द रॉयल बोटानिकल गार्डन्स एट क्यू इंग्लैंड वॉज established in 1759। जो रॉयल बोटानिकल गार्डन था क्यू इंग्लैंड में, वो स्टैब्लिश किया गया इन 1759 में। द सेंटर फॉर प्लांट कंजर्वेशन, अ नेटवर्क ऑफ 19 botanical gardens and research facilities in the USA was established in 1984। जो सेंटर है प्लांट कंजर्वेशन के लिए, प्लांट को बचाने के लिए, 19 बोटानिकल गार्डन का नेटवर्क है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है यूएसए के अंदर 1984 में। Its aim is to develop a national collection of all rare and endangered indigenous plants। इसका एम क्या है कि नेशनल कलेक्शन करना है जो बहुत कमी से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर है, जो कमी से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर हैं, एंडेंजर्ड हैं, जो खतरे में हैं। इंडिजीनियस का मतलब होता है जो पर्टिकुलर एरिया पे मिलते हैं या पर्टिकुलर कंट्री के हैं, उन प्लांट्स को कलेक्ट करना और उन प्लांट्स की स्पीशीज को मेंटेन करना। zoos and zoological parks, these are developed to protect animal। जितने भी चिड़ियाघर होते हैं, जू होते हैं, ये क्यों डेवलप होते हैं? ये एनिमल्स को बचाने के लिए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। द फेवरेबल कंडीशंस आर मेंटेन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स। एनिमल के सर्वाइवल के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो मेंटेन होती हैं अंडर ह्यूमन सुपरविजन में। सो दीज आर डेवलप टू प्रोटेक्ट एनिमल को बचाने के लिए, और फेवरेबल कंडीशंस मेंटेन करनी होती हैं कि जो एनिमल का सर्वाइवल है ह्यूमन के सुपरविजन में, ह्यूमन की देख रेख में मेंटेन रहे। केयर इज ऑल्सो टेकन टू प्रोटेक्ट द एनिमल। एनिमल को बचाने के लिए केयर भी की जाती है फ्रॉम नेचुरल थ्रेट। कोई भी नेचुरल खतरा है उन्हें अगर, तो उनसे बचाने के लिए नेचुरल प्रोटेक्शन भी की जाती है, जैसे थ्रेट्स फ्रॉम प्रीडेटर्स, जो शिकारी होते हैं उनसे बचाना, बीमारी से बचाना, और एक्सट्रीम क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है उससे बचाना। ये सारी चीज़ें होती हैं जूज में। तो जूस और जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, ये एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस मेंटेन करनी होती है एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन के सुपरविजन के लिए केयर की जाती है जिससे कि एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाए जो भी नेचुरल खतरा है उनसे, जैसे प्रेडेटर शिकारी वगैरह हो गए, बीमारियां हो गई, एक्सट्रीम क्लाइमेट है उनसे बचाने के लिए। Zoos provide advice to preserve animals outside their habitat। और जूस जो है प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं कि एनिमल्स को उनके घर से बाहर, मतलब उनके हैबिटेट से बाहर उनको क्या किया जाए, बचाया जाए और उन्हें प्रिजर्व किया जाए। They are dedicated to four interrelated objectives। इनके 4 इंटररिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एजुकेशन, रिक्रिएशन मीन्स एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट के लिए। कंजर्वेशन उन्हें बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। रिसर्च उनके बारे में जानने के लिए, उनकी स्पीशीज के बारे में जानने के लिए, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए। करंटली देयर आर अबाउट 800 जूज हैं अभी करंटली एंड जूलॉजिकल पार्क्स जो मेंटेन करते हैं 3000 स्पीशीज ऑफ मैमल्स हैं। मैमल्स कौन होते हैं? जो बच्चों को पैदा करते हैं, मतलब जो बेबी को बर्थ देते हैं, यंग वंस को जो बर्थ देते हैं, हु गिव birth to young ones। जो बच्चों को
बर्थ देते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं। सो करंटली देयर अबाउट 800 जूज हैं, जूलॉजिकल पार्क हैं, जो 3000 स्पीशीज को, मैमल्स हो, बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, उनको मेंटेन करते हैं। मैमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं, एम्फीबियंस लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं। एज द नंबर ऑफ एनिमल्स इन कैप्टिव ब्रीडिंग इंक्रीजिंग, जिससे क्या होता है कि जो कैप्टिव ब्रीडिंग है ह्यूमन सुपरविजन के अंदर, जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। सम ऑफ देम आर सेलेक्टिवली रिलीज इन द वाइल्ड फॉरेस्ट, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिन्हें सेलेक्टिवली चूज करके उनको वाइल्ड फॉरेस्ट में, जंगलों में डाल दिया जाता है, सो दैट दे कैन लीड देयर नेचुरल लाइफ, जिससे कि वो अपनी नेचुरल लाइफ को लीड कर सके, नेचुरल लाइफ को फुलफिल कर सके। अब यहाँ पे हमने उस दिन बायोस्फीयर रिजर्व करे थे, उसके कुछ नेम है। लिस्ट ऑफ इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को ऑन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व पे जो 8 हैं, ये 11 हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए थे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर के अंदर। पहला है नीलगिरी 2000 में, ये 2000 है। गल्फ ऑफ मन्नार 2001, सुंदरबन 2001, नंदा देवी 2004, नौकरी 2009, पचमरगी 2009, सिमलीपाल 2009 में, अचानक मार कमरकंटक 2012, ग्रेट निकोबार 2013, अगस्त्यमलाई 2016, कंचनजंगा 2018 में। इनको अंदर रिकॉग्निशन दी गई थी, किसमें रिकॉग्निशन दी गई थी, यूनेस्को ऑन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इनको प्लेस दी गई थी। अब नेक्स्ट आता है जीन बैंक्स क्या होती हैं। जीन बैंक्स आर डिफाइंड एज स्टॉक्स ऑफ वाइबल सीड्स। जो जीन बैंक्स होती हैं वो स्टॉक रखती हैं किसका, सीड्स का, जो भी वाइबल सीड्स है। वाइबल सीड्स का मतलब है जो यहाँ पे प्रोडक्टिव सीड्स है, जो इम्पोर्टेंट सीड्स हैं उनका कलेक्शन है। ऑर्चर्ड्स किसे बोलते हैं, जहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगे जाते हैं, ऑर्चर्ड्स। टिश्यू कल्चर है, फ्रोजन जर्म प्लाज्म है, जो जर्म प्लाज्म है उसमें फ्रोजन रखा जाता है। फ्रोजन जर्म प्लाज्म का मतलब है जैसे सपोज कोई एनिमल है और उस एनिमल की एक ही दो स्पीशीज हैं, तो क्या करेंगे, उसके एग को उठा के रख लिया जाता है बैंक में। उसके एग को उठा के जब हम अगर बैंक में रख लेते हैं, तो अगर हमें कोई उसकी जैसे एनिमल को रिप्रोड्यूस करना है, तो वो एग उठा के हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू दूसरे एनिमल, फीमेल एनिमल के अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि वो बेबी बन जाएगा। तो ऐसे जीन बैंक्स होती हैं जो जीन्स को रखती हैं, जैसे सीड बैंक्स हैं, सीड्स को रखती हैं। ऑर्चर्ड्स के डिफरेंट फ्रूट्स हैं उनके टिश्यू कल्चर में, और जितने भी जर्म प्लाज्म होते हैं उनको फ्रोजन जर्म प्लाज्म को रखती हैं। फील्ड जीन बैंक्स आर अदर वेज। फील्ड जीन बैंक्स भी होती हैं, ये दूसरा तरीका है इनको प्रिजर्व करना, इनको बचाना। वेज ऑफ प्रिजर्विंग जेनेटिक रिसोर्सेज, जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करना, तो उसके लिए फील्ड जीन बैंक्स होती हैं। फील्ड जीन बैंक्स प्रिजर्व जेनेटिक रिसोर्सेज अंडर नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन। ये क्या करती हैं, नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन के अंदर जितनी भी जीन बैंक होती हैं उनको प्रिजर्व करती हैं, उनके जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रिजर्व करते हैं। और ये दूसरा तरीका है जीन्स को प्रिजर्व करने का। Seed genes banks are the most easy way to store germ plasm. जो सीड जीन बैंक्स हैं, जो सीड्स की फॉर्म में जीन्स बैंक को रखा जाता है, ये सबसे आसान तरीका है, इजी वे है जर्म प्लाज्म को स्टोर करने का। जो भी वाइल्ड और कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं, जो भी जंगली जानवर हैं, वाइल्ड और कल्टीवेटेड प्लांट्स है, लो टेम्परेचर में इन कोल्ड रूम्स, जितने भी कोल्ड रूम्स होते हैं, कोल्ड रूम्स के अंदर इनको किया जाता है, वाइल्ड और कल्टीवेटेड प्लांट्स को लो टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। जर्म प्लास का, वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड प्लांट्स का लो टेम्परेचर के अंदर इन्हें रखते हैं। तो इससे क्या रहता है, ये प्रिजर्व रहती हैं, खराब नहीं होती हैं। और अगर अगर इन फ्यूचर हमें इनका अगर प्लांट बनाना हो, तो हम उनको निकाल के, वहाँ से फ्रोजन निकालने के बाद हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
टू टाइप्स ऑफ जीन बैंक्स आर रिकॉग्नाइज, जो दो टाइप की जीन्स बैंक्स हैं जो रिकॉग्नाइज की जाती हैं, एक है ऑर्थोडॉक्स और दूसरी है रिकैल्सिट्रेंट। दो टाइप की जीन्स बैंक्स होती हैं, एक होती है ऑर्थोडॉक्स, दूसरी होती है रिकैल्सिट्रेंट। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स टाइप कैन टॉलरेट रिडक्शन इन मॉइस्चर। ऑर्थोडॉक्स नाम से पता चल रहा है जो कि पुरानी है, तो ऑर्थोडॉक्स जो होती हैं वो टॉलरेट कर देती हैं इन मॉइस्चर कंटेंट। अगर मॉइस्चर कंटेंट में रिडक्शन हो गया, अगर मॉइस्चर कम हो गया, तो ये क्या करती हैं, ये टॉलरेट कर लेती हैं, ये सहन कर लेती हैं एंड अनएरोबिक कंडीशंस एट लो टेम्परेचर। अनएरोबिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एब्सेंट होती है, एब्सेंस होती है किसकी? जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती। तो मतलब एब्सेंस ऑफ एयर में ये रह सकती हैं, एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये एब्सेंस ऑफ एयर में रह सकती हैं। तो जो ऑर्थोडॉक्स टाइप की होती हैं वो टॉलरेट करती हैं मॉइस्चर में रिडक्शन एंड अनएरोबिक कंडीशंस में लो टेम्परेचर पे रहती हैं, और एयर की क्या होती है? एब्सेंस होती है। सीड्स ऑफ दिस टाइप ऑफ स्पीशीज कैन बी स्टोर्ड इन कोल्ड रूम्स। ये स्पीशीज भी कोल्ड रूम्स के अंदर स्टोर की जाती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ज़्यादा टाइम के लिए, लंबे समय के लिए इनको जो है, इन स्पीशीज को कोल्ड रूम के अंदर रखा जाता है। तो सीड्स ऑफ दिस टाइप ऑफ स्पीशीज कैन बी स्टोर्ड इन कोल्ड रूम में स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। These seeds are allowed to germinate cereal। ये सीड क्या करती हैं? ये अलाउ करती हैं कि जो हम सीरियल्स हैं, जो अनाज है, हम उनको जर्मिनेट करें, हम उन्हें जमाएं। लिग्यूम्स आपको पता है, जैसे चना वगैरह हो गया, राजमा हो गया, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो लिग्यूम प्लांट्स जो होते हैं उनको जमाएं एट रेगुलर इंटरवल पे, मतलब एक कंटिन्यूअस टाइम पीरियड पे हम जर्मिनेट करने दें जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, जितने भी हमारे लेग्यूम्स हैं। तो ये स्पीशीज़ जो है कोल्ड रूम के अंदर बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर की जाती हैं। स्पीशीज़ कुड बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग सच मेथड। तो इस मेथड को यूज़ करके, ऑर्थोडॉक्स मेथड को यूज़ करके, ऑर्थोडॉक्स का मतलब है ट्रेडिशनल मेथड, जैसे पहले रखी जाती थी। तो ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करके हम इनको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं कोल्ड रूम में बहुत लंबे टाइम के लिए, और ये जर्मिनेट होती हैं, सीरियल्स हो गया, लिग्यूम हो गया, रेगुलर इंटरवल पे। स्पीशीज कुड बी प्रिजर्व बाय यूजिंग सच मेथड, और स्पीशीज को आप प्रिजर्व कर सकते हो इस मेथड को यूज करके। फिर है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट मेथड क्या होता है? रिकैल्सिट्रेंट आर एम्प्लॉयड फॉर दो सीड्स। रिकैल्सिट्रेंट मेथड उन स्पीशी उन उनके लिए होता है, उन सीड्स के लिए होता है विच डू नॉट टॉलरेट रिडक्शन इन मॉइस्चर। देखो ऑर्थोडॉक्स क्या करती हैं, ये रिडक्शन इन मॉइस्चर को टॉलरेट कर लेती हैं, बट रिकैल्सिट्रेंट जो होती हैं वो सीड्स जो है रिडक्शन को टॉलरेट नहीं करती हैं, किसी भी तरीके के रिडक्शन को टॉलरेट नहीं करती है मॉइस्चर के अंदर। एंड एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, और एक्सपोजर किस में रहता है? लो टेम्परेचर में रहता है। तो लो टेम्परेचर रहता है तो रिकैल्सिडेंट जो होती हैं वो सीड्स होती हैं जो कि टॉलरेट नहीं करती हैं रिडक्शन, टॉलरेट नहीं करती हैं रिडक्शन इन मॉइस्चर में। एंड एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर में उनको एक्सपोजर मिल जाता है। सीड्स ऑफ सच स्पीशीज कैन देयरफॉर बी स्टोर्ड ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। और जो स्पीशीज होती हैं ये वाली, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए इन्हें स्टोर किया जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट विथ फंगीसाइड। जब इनको फंगीसाइड्स के साथ ट्रीट किया जाता है जिससे कि ये स्टोर हो जाए, तो आफ्टर ट्रीटमेंट विथ फंगीसाइड्स दीज कैन बी स्टोर्ड, इनको हम स्टोर कर सकते हैं इन दी रूम्स, उन रूम्स में हैविंग ह्यूमिड एयर, जहाँ पे ह्यूमिड एयर होगी एंड नॉर्मल ऑक्सीजन होगा, तो आप वहाँ पे इनको क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। दे कैन नॉट स्टोर्ड इन कोल्ड रूम्स, और ठंडे रूम्स में आप इन्हें स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा मॉइस्चर को टॉलरेट
नहीं कर सकती। प्लांट्स विद अ कैल्सिरेंट रिकैल्सिरेंट सीड्स आर ग्रोन इन ऑर्चर्ड्स। जितने भी रिकैल्सिरेंट सीड्स होती हैं, जो प्लांट होते हैं, वो कहाँ पे उगाए जाते हैं? ऑर्चर्ड्स में। ऑर्चर्ड्स क्या होती हैं? जो कि फ्रूट्स वगैरह के बागान होते हैं, उन्हें हम ऑर्चर्ड्स कहते हैं। तो जो प्लांट है, जो रिकैल्सिरेंट सीड्स होती हैं, वो ऑर्चर्ड्स में ग्रो होती है। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। क्या होता है? दिस मेथड इन विच pollen grains और shoot tip of a plant is collected स्पेशली। वो मेथड है जहाँ पे जो pollen grains होते हैं और जो शूट टिप होती है प्लांट की, इज कलेक्टेड, उनको हम कलेक्ट करते हैं स्पेशली फ्रॉम दोज प्लांट, उन प्लांट से विच आर ईदर सीडलेस, या तो उनके अंदर बीज नहीं होता, और हैव अ रिकैल्सिरेंट सीड्स, और उनकी सीड्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? रिकैल्सिरेंट सीड्स होती हैं। तो ये वो मेथड होता है जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स होती है और शूट टिप होती है प्लांट की, वो कलेक्ट की जाती है स्पेशली उन प्लांट से जो कि सीडलेस होते हैं, जिनके अंदर बीज नहीं होता, और हैव अ रिकैल्सिरेंट सीड्स होती हैं। मीन्स रिकैल्सिरेंट का सीड्स का मतलब है जिनके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होता, लो टेम्परेचर होती हैं, और जो ऑर्चर्ड्स वगैरह की सीड्स होती है वो। वीडियो किस चीज़ की, कहाँ मिलेगी इसकी? टिश्यू कल्चर की वीडियो देखना चाहते हो? यूट्यूब पे मिल जाएगी, डाल देना वीडियो ऑफ टिश्यू कल्चर, आ जाएगी यूट्यूब पे। दिस मेथड इन विच पोलन ग्रेन्स और शूट टिप जो प्लांट की है, वो स्पेशली कलेक्टेड स्पेशली कलेक्ट होती है फ्रॉम दोज प्लांट जो कि सीडलेस होते हैं, या तो बीज नहीं होता, या रिकैल्सिरेंट सीड्स होती हैं। Collected issue samples are grown in artificial nutrient media। जो भी कलेक्टेड इशू सैंपल्स होते हैं वो ग्रो कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया होती है, एंड देयर बाय फॉर्मिंग कैलस, और क्या बनाते हैं? वो कैलस बनाते हैं। कैलस फ्रॉम विच फुल प्लांट बॉडी डेवलप एट लेटर स्टेज। और कैलस से क्या होता है? फुल बॉडी प्लांट डेवलप हो जाता है लेटर स्टेज में। अब हमारा ये होता क्या है? कैलस। कैलस होता क्या है हमारा? इसको जो मोटा तना होता है ना प्लांट का, उसको कैलस बोलते हैं। जो मोटा तना होता है प्लांट का, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। जो कि डिफरेंट मास होता है, डिफरेंट सेल्स होती हैं, उनको क्या किया जाता है? प्लांट को डेवलप किया जाता है। जैसे आपका ये हो गया, दो एसिड यूज करते हैं ना, साइटोकिनिन और ऑक्सिन, जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी वाली क्लास में। वो होता है हमारा कैलस। This method in which pollen grains or shoot tips of a plant is collected issue samples are grown in artificial nutrient media में इन्हें ग्रो किया जाता है, एंड क्या बनाते हैं? ये कैलस बनाते हैं। कैलस मतलब एक तरह से रुआ रुआ टाइप के टिश्यूज के रुए होते हैं, और उन रुओं से ही डेवलप हो जाता है, फ्रॉम विच फुल प्लांट बॉडी डेवलप्स एट लेटर स्टेज। और लेटर स्टेज में पूरी प्लांट की बॉडी डेवलप होती है। अच्छा, अभी नहीं हो रही है, ओके, ठीक है। टिश्यू कल्चर इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बनाना एंड पोटैटो स्वीट। जो टिश्यू कल्चर होता है वो वाइडली यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? बनाना को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और पोटैटो सीड को बचाने के लिए इस टिश्यू कल्चर को यूज किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि बनाना के अंदर, जो बनाना जो है वो सीडलेस प्लांट होता है, तो बनाना की सीड के अंदर कैपेसिटी लॉस हो जाती है कि वो वापस से उग नहीं पाता, इसलिए बनाना की जो प्रोटेक्शन की जाती है टिश्यू कल्चर में। Plants or animal cells and tissues, embryos and tissues are to be preserved for a long period of time। तो ये जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, जो एम्ब्रियोज वगैरह होते हैं, इनको बहुत लंबे टाइम के समय के लिए
प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड सच टाइप ऑफ स्टोरेज, इस टाइप के स्टोरेज इज फैसिलिटेटेड बाय क्रायो प्रिजर्वेशन। इस टाइप के जो फैसिलेशन होता है, इस टाइप की जो स्टोरेज होती है, इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, विच मीन्स स्टोरेज एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा लो होता है। अल्ट्रा लो मतलब बहुत कम होता है, माइनस में भी बहुत कम होता है। तो अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे इनको प्रिजर्व किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। अगर आपने साइंस एंड टेक में सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन के बारे में, तो क्रायोजेनिक इंजन जो रॉकेट में यूज किया जाता है, वो क्रायोजेनिक इंजन जो होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, जिससे कि वो टेम्परेचर उसको बर्न होने से बचाए और उसमें जब हीट रिलीज हो उसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो इसीलिए ये सेम इसी में यहाँ पे भी क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, जो कि अल्ट्रा लो टेम्परेचर होता है, जो स्टोर करता है एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे ज़्यादा टाइम के लिए। सो प्लांट्स और एनिमल्स और टिश्यूज जो होते हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज होती है क्रायो प्रिजर्वेशन की। स्टोरेज अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे स्टोरेज होता है। द स्टोरेज ऑफ मटेरियल एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर बाय रैपिड कूलिंग। जो स्टोरेज होता है मटेरियल का वो कब होता है? अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे होता है, बहुत ज़्यादा कम लो टेम्परेचर होता है। बाय रैपिड कूलिंग, बहुत तेज़ी से क्या हो जाती है? कूलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठंडा हो जाता है। एंड इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग सीड्स, और ये सीड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो स्टोरेज है मटेरियल का वो अल्ट्रा लो टेम्परेचर होता है, बहुत तेज़ी से कूलिंग होती है, स्टोरिंग सीड्स होती है। बाय ग्रेजुअल कूलिंग, कूलिंग भी जो होती है वो ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है। एंड साइमल्टेनियसली डिहाइड्रेशन इज यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल, और साथ ही साथ क्या होता है? डिहाइड्रेशन वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है। और टिश्यू वेजिटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? जब एक प्लांट से दूसरा प्लांट उग के आता है, और टिश्यू कल्चर में ये यूज़ किया जाता है। तो टिश्यू कल्चर बेसिकली क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होती हैं, शूट टिप होती है प्लांट की, जो कलेक्ट की जाती हैं, स्पेशली उन प्लांट के जो कि सीडलेस होते हैं। और रिकैल्सिरेंट सीड होती हैं। जितने भी इशू सैंपल्स होते हैं वो आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट मीडिया होते हैं, जो कि फुल और कैलस ग्रो करता है। कैलस ग्रो करने की वजह से फुल बॉडी प्लांट डेवलप होता है लेटर स्टेज में, और ये प्रोटेक्ट करता है बनाना और पोटैटो की सीड्स के लिए। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स टिश्यूज़ हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। और स्टोरेज फैसिलिटी होती है क्रायो प्रिजर्वेशन की, जो कि अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे इसको प्रिजर्व करते हैं। जो स्टोरेज मटेरियल है अल्ट्रा लो टेम्परेचर का, वो बहुत तेज़ी से कूल करता है, रैपिड ठंडी कूलिंग करती है, यूज़ होता है ग्रेजुअल कूलिंग के लिए। और धीरे धीरे क्या कंफ्यूजन हो रहा है बेटा इसमें, बताओ क्या कंफ्यूजन हो रहा है? देखो क्या होता है, टिश्यू कल्चर है, नाम से देखो टिश्यू कल्चर है। हमारी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, सेल के बाद क्या बनता है? टिश्यू बनता है। सेम प्लांट में भी एक हल्की सी सेल होती है, उससे टिश्यू बनते हैं। टिश्यू कह लो कि एक तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे करके कोई एक ऐसा टाइप बन गया, ये टिश्यू हो गए। अब इन टिश्यू से हमारी क्या बनने लगती है बेटे? ऑर्गन बनने लगती है। इस टिश्यू से हमारी ऑर्गन बनने लगती हैं। फिर धीरे धीरे इन्हीं टिश्यू ये डेवलप होते रहते हैं, ये टिश्यू डेवलप होते रहेंगे। जैसे प्लांट है, अगर प्लांट का टिश्यू है तो प्लांट की जैसे हरे हरे टिश्यूज डेवलप होने लगेंगे। जब टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं तो टिश्यूज डेवलप होने पे क्या होता है कि फिर उस टिश्यू से फर्दर क्या बन जाती है? हमारी ऑर्गन बन जाती है। ऑर्गन का मतलब, कहने का मतलब है प्लांट के कुछ पार्ट बनने स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है? पूरा ऑर्गन सिस्टम जैसे ह्यूमंस में बनता है, पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया। और जब पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, इंसान बन जाते हैं। सेम प्लांट में होता है, एक सेल होती है पतली सी, अगर उस सेल को हम रख के पालेंगे, उसके टेम्परेचर कम होगा और लो टेम्परेचर के अंदर उसको स्टोर करेंगे, उसको फिर इंक्रीज करेंगे, उससे क्या बन जाएंगे? टिश्यूज बन जाएंगे। जब वो टिश्यूज बन जाएंगे उनको हम डाल देंगे, ऐसे ही प्लांट कर देंगे,
प्लांट करने के बाद क्या हो जाएगा, उससे हमारा पेड़ बनने लगेगा, पेड़ के कुछ पार्ट बनने लगेंगे, पत्तियां वत्तियां आने लगेंगी, रूट्स आने लगेंगी, फिर ऐसे ही बढ़ते 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 पूरा प्लांट बन जाएगा, प्लांट पूरा बन जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा, पूरा ट्री बन जाएगा। ये प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली टिश्यू कल्चर है। तो इसमें जैसे हम पौधे से पौधा निकालते हैं या बीज से पौधा निकालते हैं, सीड से, यहाँ पे हम बीज से पौधा नहीं निकालेंगे या पौधे से पौधा नहीं निकालेंगे। यहाँ पे उसके जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज जो माइक्रो सेल्स होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनसे हम बनाएंगे प्लांट। ये होता है बेसिकली टिश्यू कल्चर। कल्चर का मतलब ये है कि दिस इज अ प्रोसेस, और टिश्यू कल्चर है तो टिश्यू बनाने का ये प्रोसेस, इसलिए इसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। एक मिनट रुको, मैं ये समझा तो दिया है, मैं देखती हूँ अगर इसमें न्यू टैब में खुल जाता है तो। मैं क्लास में हूँ ना, ठीक है, मैं देखती हूँ वीडियो है क्या टिश्यू कल्चर की कोई। मुझे टीचमिन पे जाके ये शेयर करना पड़ेगा ना, स्टॉप शेयरिंग करके इसको सेव एंड एग्जिट कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे एमसीक्यू कराना है ना। मैं उसको शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन ही शेयर कर देती हूँ मैं अपनी। मुझे बताना कि समझ आ रही है कि नहीं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है ना कार्तिक की स्क्रीन शेयर? ठीक है, देखो, दिस इज द as a प्रोसेस। very efficient tool to propagate better improved crops. Tissue culture is much approachable technique ये than टिश्यू other कल्चर है, traditional plant breeding. इनके जो By पार्ट्स using निकाले, this method, cells, tissues ये are देखो, maintained and grown in vitro under aseptic conditions in इनको necessary ऐसे ग्रो nutrients किया for growth. जाता है। 1939, Schladen and Schwann proposed that cell is the basic unit of life and is capable of autonomy. Each cell, if given an environment, is capable to regenerate into a whole plant. Based on this theory, a German physiologist, Gottlieb Heberland, in 1902 developed the concept of in vitro cell culture, also called इन tissue विट्रो में culture. सेल के अंदर Cells in his experiment increased in size but failed to divide, due to which his predictions failed. However, his hypothesis paved the way for दिस more इज research. टिश्यूज, He is thus regarded इन as the डेवलप father of tissue culture. Taking cue from his experiments, Hanning in 1907 took nearly mature embryos of crucifers and successfully grew them to maturity. In 1908, Simon regenerated callus, buds, and roots दीज आर द from poplar कैलस, stem ये segments रूट्स, and ये established the बर्ड्स। basis for callus culture. ये कैलस A कल्चर से पढ़ा breakthrough है हमने। came from White in 1934, who experimented on tomato roots. He reported not only could culture tomato root tips grow, but they could be repeatedly subcultured to fresh medium of inorganic salts supplemented with yeast extract. During 1950s, scientists found that any part of a plant grown in nutrient media under sterile conditions can give rise to a whole new plant. The plant part used in culture is called as explant. This property of plant cells to give rise to a whole new plant is called totipotency. The term totipotency was ये हम coined by पढ़ेंगे Stewart बायोलॉजी में in ऐसा। 1968. Totipotency. It requires a nutrient medium that contains sucrose, inorganic salts, vitamins, proteins, and growth regulators, such as auxins,
and cytokinins. Technique of tissue culture. The first step of tissue culture is exercising or cutting a small part of plant tissue, like the leaf, पहले इसको कट root, करेंगे or लीफ shoot of a में, रूट plant. में और शूट This में। cut out part, explant, is then placed in a suitable nutrient medium मीडियम में containing डाला, a carbon source such as sucrose, inorganic कार्बन salts, सोर्स में vitamins, चाहिए amino सुक्रोज, acids, इनऑर्गेनिक and सॉल्ट, growth regulators विटामिन, like अमीनो एसिड्स, auxins, ऑक्सीजन, cytokinins, साइटोकाइनेंस। etc. एक The ग्रोथ explants रेगुलेटर। are allowed to multiply and form a group of tissues called callus. अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज बन गए, Callus इसको क्या is बोलते हैं? irregular, कैलस। unorganized, and अनऑर्गेनाइज्ड undifferentiated है, mass of अनडिफरेंशिएटेड है, actively डिवाइड नहीं dividing कर सकते cells. आप, एक्टिव This शॉर्ट। callus is then allowed to multiply to form many plantlets, अब ये which are मल्टीप्लाई then होने लगेंगे transferred धीरे धीरे, to a different container अब for अलग rapid अलग तरह के। multiplication. Finally, the developed plantlets are transplanted to the soil for normal growth. Tissue culture is performed using a small part of a plant to develop a large number of plants in a short duration. It is thus also called as micropropagation. As all these plants are developed from the same part of the parent plant, they are genetically identical सेम and होंगे ये called सारे soma जेनेटिकली, clones. इसलिए हमें सोमा क्लोन। Micropropagation is extensively used in horticulture and floriculture and is employed in the large-scale production of हॉर्टिकल्चर होता tomato, है फ्रूट्स banana, वगैरह, apple, वेजिटेबल, etc. फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स This वगैरह। technique can also be used to propagate high-yielding disease-resistant varieties in a short span. Even in conditions when a plant is diseased, tissue culture is used for प्लांट को अगर recovering कोई healthy बीमारी लग गई है plants तब भी from हम टिश्यू diseased कल्चर को plants यूज कर by सकते हैं। taking the explant of the apical or axillary meristem. एपिकल This is मेरिस्टेम done की किस because the पार्ट का? meristem is ये always वाला free पार्ट from लेने के बाद pathogens इसको हम due to तोड़ lack of देंगे। vascular supply. The process of using the meristem for propagation is known as meristem culture. Culturing of meristems has been successfully carried out in plants such as banana, sugarcane, and potato. There are many advantages of tissue culture, which are as follows. A large number of plants can be grown in a short period of कम time. टाइम में ज्यादा प्लांट Healthy ग्रो जाते plants can हैं, be grown from हेल्दी diseased प्लांट्स ग्रो plants. करते हैं गुड डिसीज Plants प्लांट without से, seeds can be multiplied. और जिनके सीड्स नहीं It होते is तो उनको useful मल्टीप्लाई where कर सकते sexual reproduction is not possible. हैं। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। कार्तिक समझ आया बेटा? वो एक वेलकम। मेरी ड्यूटी है बेटा आपको समझाना, ठीक है। मैं अब एमसीक्यूज करते हैं। फिफ्टीन नंबर पीडीएफ है कि 16 नंबर है, ये चेक करना पड़ेगा। आई थिंक 15 है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? मतलब मेन पर्पस, प्राइमरी पर्पस क्या है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? एंटरटेनमेंट, साइंटिफिक रिसर्च ओनली, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल इन नेचुरल हैबिटेट, टूरिज्म डेवलप। तो हमारा क्या प्राइमरी पर्पस है? टूरिज्म डेवलप, सॉरी, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है? कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन और इंडस्ट्रियल जोन। कौन सा पार्ट नहीं है? इंडस्ट्रियल जोन। कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ये नेक्स्ट पीडीएफ में मैंने इसको कवर कर दूंगी, या बायोस्फीयर रिजर्व वाली जो पीडीएफ है एक बार मॉडिफाई करके उसमें डाल दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को? यूनेस्को ने कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं करी है?
सुंदरबंस, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, रणथंभौर। तो कौन सा है हमारा? सुंदरबन। हाउ डज अ बायोस्फीयर रिजर्व डिफर फ्रॉम अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? बायोस्फीयर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कैसे डिफरेंट है? It protects only plant, it allows no human activities, it includes zones for conservation, research and human activity, it is smaller than a sanctuary. तो it includes zones for a conservation के zones को include करता है human activities के लिए. Which of these is the largest biosphere in India? सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कौन सा है? नीलगिरी, नंदा देवी, नीलगिरी, नंदा देवी, पचमार्गी, गल्फ ऑफ मन्नार। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? नीलगिरी। विच जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एंड हैज नो ह्यूमन एक्टिविटी? कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कौन सा जोन है? कोर जोन। विच इंडियन स्टेट इन द नौक्रिक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? कहाँ पे रिजर्व लोकेटेड है नौक्रिक? असम में, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में। तो नौक्रिक हमारा कहाँ पे है? मेघालय में। Which of the following is the characteristics of wildlife sanctuary? No human activity is allowed. It is open for regulated tourism and research. It is only for endangered species. It is surrounded by fences. So it is open for regulated tourism and research के लिए होता है. Which of these animal is protected in the गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, स्नो लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट। तो एशियाटिक लायन। What is the main goal of establishing biosphere reserve? बायोस्फीयर रिजर्व को स्टैब्लिश करना मेन गोल कौन सा है? प्रमोटिंग टूरिज्म, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज, माइनिंग एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। तो कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश इन इंडिया? सुंदरबन, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी। तो पहला कौन सा हुआ था सबसे पहले? नीलगिरी। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द मैप प्रोग्राम? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन, यूनेस्को, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। तो किसने मैप प्रोग्राम डेवलप किया था? यूनेस्को ने। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? का फंक्शन नहीं है। कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, डिस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो कौन सा नहीं है? डिस्ट्रक्शन। विच इंडियन सेंचुरी इज फेमस फॉर? बर्ड सेंचुरी, पेरियार वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, द चिंगम सेंचुरी, भरतपुर क्योल्डो सेंचुरी, सिमलीपाल सेंचुरी। जो फेमस है बर्ड सेंचुरी हमारी कौन सी है? सी। Which one of these is a marine biosphere reserve in India? अगस्त्यमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, अचानक मार्ग, अमरकंटक, सिमलीपाल। कौन सा मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है? तो कौन सा है हमारा? गल्फ ऑफ मन्नार। Which of the following is the first biosphere reserve in India? सुंदरबंस, नंदा देवी, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमारा नीलगिरी। Which of the following biosphere reserve is included in UNESCO World Network Biosphere Reserve? मैप प्रोग्राम में यूनेस्को के कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड है? नौक्रिक, दिब्रू शिकोहा, पचमार्गी, दिहांग, दिबांग। तो कौन सा है हमारा? नौक्रिक। Which of the following statement is or are correct? Biosphere reserve are declared only by UNESCO. Core zone of biosphere reserve is legally protected and undisturbed. Human activities are allowed in the transition zone of biosphere reserve 1, 2, 2, 3, 1, 3 और कौन सा ऑप्शन है? 1, 2, 3। तो यहाँ पे खाली 2 और 3 है। Which of the following biosphere reserve is located in the Western Ghats में कौन सा लोकेटेड है? सिमलीपाल, अगस्त्यमलाई, नौक्रिक,
हैंग जैंग डोजा, कंचनजंगा को लिखा है हैंग जैंग डोजा, K2 है ये। अगस्त मलई। Which of the following pair is correctly matched? सिमलीपाल मध्य प्रदेश, पन्ना उड़ीसा, पचमरगी मध्य प्रदेश, नीलगिरी राजस्थान। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली मैच है? सिमलीपाल उड़ीसा में है, गलत है। पन्ना मध्य प्रदेश में है, गलत है। नीलगिरी राजस्थान में नहीं है, गलत है, हिमाचल में है। पचमार्गी मध्य प्रदेश, यही ऑप्शन है सी। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे से एक बार पूछ लो, कुछ पूछना हो तो किसी भी चीज में। कोई डाउट तो नहीं है कार्तिक? किस कौन सी बुक? क्या जीसी लियोंग से क्या करोगे? रीडिंग करनी है जीसी लियोंग से? हाँ, जीसी लियोंग वो ऑल राउंडर है। अब मैं जो ये पढ़ा रही हूँ ना, ये वाला पार्ट जो है, ये मजिद हुसैन से करा रही हूँ। मजिद हुसैन और टी आर खुल्लर दोनों को कंबाइन करके नोट्स दे रही हूँ जो भी है, अब जो बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये मजिद हुसैन में ये वाला पार्ट अच्छा है। ये वाला जीसी लियोंग में दे रखा। मजिद हुसैन, MAZJID, मजिद हुसैन। मेरा ये कहना है कि अभी अगर ना चाहो तो बुक रीडिंग मत करो, अभी पहले नोट्स बार बार रीड करो, क्योंकि नोट्स तुम्हें बिल्कुल, मेरी क्लास में अपनी गारंटी देती हूँ, मेरी क्लास के जो नोट्स हैं बिल्कुल श्योर बुक के हैं। और सब यही अच्छे से कर लोगे ना, वर्ड टू वर्ड सारे काम हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, कल आगे के टॉपिक्स करेंगे। चलो फिर ठीक है, वेलकम बेटा, गॉड ब्लेस यू।